The ED cannot start investigation even if a competent court has taken cognizance if it is not through an FIR. इस एक लाइन के साथ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने पूरा डिबेट सेट कर दिया। सवाल सिंपल लगता है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जब एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑलरेडी किसी ऑफेंस पर कॉग्निजेंस ले चुकी हो तो फिर एफआईआर का सवाल आता ही क्यों है? और अगर एफआईआर ही सब कुछ है तो फिर प्राइवेट कंप्लेंट्स, जुडिशियल स्क्रूटनी और कोर्ट के ऑर्डर्स का क्या मतलब रह जाता है? इसी सवाल के अराउंड घूमता है नेशनल हेराल्ड केस का लेटेस्ट चैप्टर, जहां ईडी ने ट्रायल कोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज किया है जिसमें ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने से इनकार कर दिया गया था। और वहीं ईडी की तरफ से मौजूद एसजी तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट सिंघवी के बीच बहसाबहसी देखने को मिली, क्योंकि केस में नाम है राहुल गांधी और सोनिया गांधी का, जिन्हें की सीनियर एडवोकेट सिंघवी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन लीगल बैटल सिर्फ इंडिविजुअल्स तक लिमिटेड नहीं है, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के पूरे फ्रेमवर्क को इम्पैक्ट कर सकता है। अब रिसेंटली ये मैटर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस रविंद्र दुदेजा के सामने आया। ईडी की तरफ से खुद एसजी तुषार मेहता अपीयर हुए और शुरुआत ही उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग की। कहा कि इफ दिस ऑर्डर इज अलाउड टू स्टैंड, इट टर्न्स द पीएमएलए ऑन इट्स हेड एंड मेक्स द स्टैट्यूट ओटीस एंड रिडंडेंट। मतलब अगर ट्रायल कोर्ट का ये व्यू करेक्ट मान लिया गया तो पीएमएलए प्रैक्टिकली बेकार हो जाएगा। एसजी मेहता ने कोर्ट को बताया कि वो सिर्फ लीगल थ्योरी नहीं रख रहे, बल्कि उन्होंने पूरे केस की फैक्चुअल क्रोनोलॉजी प्रिपेयर की है, जो क्लियरली दिखाती है कि अलेज्ड मनी लॉन्ड्रिंग का स्ट्रक्चर कैसे बना। उन्होंने कोर्ट को बैकग्राउंड समझाया और अलेज्ड फाइनेंशियल ट्रेल पर ले गए, और जब ट्रांजैक्शन का आउटकम एक्सप्लेन किया तो स्टेटमेंट काफी स्ट्राइकिंग था। टेकिंग द कोर्ट थ्रू द फैक्ट्स ऑफ द केस, द अल्टीमेट कंक्लूजन इज दैट फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹50 लाख द अक्यूज्ड एंडेड अप एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज वर्थ नियरली ₹2000 करोड़। ये वो पॉइंट है जहां केस सिर्फ प्रोसीजरल डिबेट नहीं रखता, बल्कि सीरियस एलिगेशन का शेप लेता है। ₹50 लाख के बदले ₹2000 करोड़ की प्रॉपर्टी, इसी अलेज्ड डिस्प्रोपोर्शन को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के रूप में देख रही है। इसके बाद एसजी मेहता ने केस के ओरिजिन पर फोकस किया। उन्होंने बताया कि ये पूरा मैटर किसी पुलिस एफआईआर से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि एक प्राइवेट कंप्लेंट से जो 2012 में बीजेपी लीडर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने फाइल की थी। उस कंप्लेंट पर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, विटनेसेस एग्जामिन हुए और प्रॉपर जुडिशियल प्रोसीजर फॉलो हुआ। कोर्ट को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि अ प्राइवेट इंडिविजुअल हैड फाइल्ड अ प्राइवेट कंप्लेंट बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट व्हिच टुक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर। दैट ऑर्डर टेकिंग कॉग्निजेंस वाज चैलेंज्ड बिफोर दिस कोर्ट, बट द चैलेंज वाज रिजेक्टेड। The matter then carried to the Supreme Court, which declined to entertain it and thereby affirmed the order taking cognizance. अब ये पॉइंट बहुत ही क्रूशियल है। प्रेडिकेट ऑफेंस पर कॉग्निजेंस सिर्फ ली ही नहीं गई थी, बल्कि उस कॉग्निजेंस को चैलेंज भी किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, दोनों जगह से चैलेंज फेल हो चुका है। मतलब जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड ऑलरेडी हो चुकी है, और वो भी हाईएस्ट लेवल तक। तो फिर ईडी का सवाल सिंपल है, जब प्रेडिकेट ऑफेंस पर कॉग्निजेंस फाइनल हो चुकी है तो एफआईआर की एब्सेंस में ईडी को कैसे रोका जा सकता है? ट्रायल कोर्ट का व्यू ये था कि क्योंकि पीएमएलए का केस एक एफआईआर बेस्ड शेड्यूल्ड ऑफेंस पर बेस्ड नहीं है, ईडी की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं है। इसी रीजनिंग को एसजी मेहता ने डेंजरस बताया। कहा कि दिस वुड अफेक्ट सेवरल केसेस इवन इफ इट इज अ प्राइवेट कंप्लेंट व्हिच हैज बीन टेकिंग कॉग्निजेंस बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, ईडी कैन डू नथिंग। मतलब अगर ट्रायल कोर्ट का ये लॉजिक मान लिया गया तो हर वो केस जहां क्रिमिनल लॉ प्राइवेट कंप्लेंट के थ्रू एक्टिवेट होता है, वहां ईडी पावरलेस हो जाएगी। और ये सिर्फ नेशनल हेराल्ड केस तक लिमिटेड नहीं रहेगा। पीएमएलए के लीगल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए एसजी मेहता ने कहा कि what is necessary is that there has to be an allegation or a criminal activity. As per me, a criminal complaint stands much above an FIR. ये एक important conceptual argument है। FIR एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन जब एक कोर्ट कंप्लेंट एग्जामिन करके कॉग्निजेंस लेती है तो वो एक हायर लेवल का जुडिशियल सेटिस्फैक्शन होता है। एसजी मेहता के हिसाब से अगर एफआईआर को ही सब कुछ मान लिया गया तो कोर्ट के रोल को अंडरमाइन कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि पीएमएलए के शेड्यूल में कई ऑफेंसेस ऐसे हैं जो नॉन कॉग्निजेंस होते हैं, जहां एफआईआर रजिस्टर ही नहीं होती, तो ऐसे केसेस में ईडी का रोल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसी कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा कि देयर आर सेवरल सेक्शंस व्हिच आर नॉन कॉग्निजेबल, दे कैन नॉट बी एन एफआईआर। इस बीच कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन मांगा। जस्टिस रविंद्र दुदेजा ने पूछा कि द कोर्ट टुक कॉग्निजेंस ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी's complaint after examining the complainant.
एसजी मेहता का जवाब सीधा था। एसजी तुषार मेहता का जवाब सीधा था, yes, after examining the complainant as well as the witnesses, the procedure followed was in terms of section 200 of the CRPC। अब ये रिस्पॉन्स ट्रायल कोर्ट के रीजनिंग पर डायरेक्ट हिट था, क्योंकि सेक्शन 200 CRPC के अंदर कॉग्निजेंस लेना कोई कैजुअल एक्सरसाइज नहीं होता। कोर्ट कंप्लेनेंट को एग्जामिन करती है, विटनेसेस सुनती है और फिर डिसाइड करती है कि प्राइमा फसाई केस बनता है या नहीं। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए एसजी मेहता ने कहा, सो मिस्टर स्वामी वुड हैव फाइल्ड एन FIR even if the court is satisfied just because the start wasn't an FIR, ED cannot investigate। ये आर्गुमेंट बेसिकली सिस्टम की absurdity को हाईलाइट करता है कि जब कोर्ट सैटिस्फाइड है तब भी सिर्फ प्रोसीजर लेबल के चलते ED को बाहर रखा जा रहा है। उन्होंने इस बात को भी रिजेक्ट किया कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मैटर कोर्ट के सामने पेंडिंग है, ED की इन्वेस्टिगेशन बार हो जाती है। उनके शब्दों में, merely because the matter was taken to court, it cannot be said that a money laundering investigation is barred, even if the offence is a scheduled offence and there has been an application of judicial mind, the argument that the ED is precluded from investigating does not hold। अब एसजी मेहता ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि इस इशू को डिटेल में एग्जामिन किया जाए और नोटिस इशू किया जाए। इसी पॉइंट पर राहुल गांधी की तरफ से अपीयर होते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इंटरवीन किया। उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू मेक अ सबमिशन ऑन द क्वेश्चन ऑफ नोटिस। देयर इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम व्हाट माय लर्नड फ्रेंड हैज स्टेटेड। अब कोर्ट ने दोनों साइड्स को सुनने के बाद अपनी इंक्लिनेशन बताई। जस्टिस रविंद्र दुदेजा ने ऑब्जर्व किया कि आई प्रपोज टू रिकॉर्ड द सबमिशन एंड इशू नोटिस बाय वे ऑफ सजेशन, इशूइंग नोटिस ऑन द पिटिशन बेस्ड ऑन द सबमिशंस मेड इंक्लूडिंग ऑन द स्टे एप्लीकेशन। और इसके बाद एसजी तुषार मेहता ने अर्ली रिजोल्यूशन की रिक्वेस्ट भी की और कहा कि दिस मैटर वारंट्स फाइनल एजुकेशन ऑन द रिटर्नेबल डेट। योर लॉर्डशिप्स मे कंसिडर हियरिंग अस देन एंड डिस्पोजिंग ऑफ इट फाइनली। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने मैटर को 12 मार्च 2026 के लिए लिस्ट कर दिया है। ये केस अब सिर्फ कॉग्निजेंस और FIR के बीच का टेक्निकल डिबेट नहीं रहा, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है कि क्या PMLA को इतना नैरो पड़ना चाहिए कि बिना FIR के ED का रोल ही खत्म हो जाए, या फिर जुडिशियल कॉग्निजेंस खुद एक सफिशिएंट ट्रिगर है। नेशनल हेरल्ड केस का ओरिजिन ₹90 करोड़ का कांग्रेस लोन, ₹50 लाख में यंग इंडियन को असाइनमेंट और एलिजिडली ₹2000 करोड़ की एसेट्स, ये सब फैक्ट्स अपनी जगह है। लेकिन अब जो दिल्ली हाईकोर्ट डिसाइड करेगी वो सिर्फ इस केस का फ्यूचर नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग लॉ का डायरेक्शन भी तय करेगा। मार्च 12 को सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यू नहीं होंगे, शायद PMLA के स्कोप पर भी एक क्लियर जुडिशियल लाइन ड्रॉ होगी और तब तक नेशनल हेरल्ड केस एक बार फिर से लीगल और पॉलिटिकल स्पॉटलाइट के सेंटर में रहेगा। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।